हेलो बच्चों। तो बेटे इश्यू ऑफ शेयर्स में अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और इसमें हम सीखेंगे कि अगर शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया गया था और फिर उन शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है तो उस सिचुएशन में हम जनरल एंट्री किस तरीके से करेंगे, राइट। देखिए, तो टॉपिक है हमारे पास फॉरफिचर ऑफ शेयर्स। इशूड एट प्रीमियम, जिसको पहले हमने प्रीमियम पे इशू किया था। ठीक है सर, ओके। तो पहले एंट्री सर, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, जब हम शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो पहली एंट्री होगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट कैसे निकालेंगे इसकी सर, पहले की तरह नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, कितने शेयर्स हमने फॉरफिट करे, मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप मनी पर शेयर। ठीक है सर, कितना पैसा ड्यू हो चुका था, ये जो हमने पहले किया था सेम वैसे ही करना है। और ध्यान रखना है कि कॉल्ड अप मनी में प्रीमियम मनी कभी भी इंक्लूड नहीं होती है सर, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम मनी, क्योंकि जो शेयर कैपिटल अकाउंट होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ नॉमिनल अमाउंट ही क्रेडिट होती है, जो फेस वैल्यू है सिर्फ वो ही शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती है। प्रीमियम अगर एक्स्ट्रा रिसीव होता है तो वो तो अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था। तो क्योंकि प्रीमियम का पैसा कभी भी हम शेयर कैपिटल अकाउंट में नहीं डालते हैं, इससे कॉल्ड अप में कभी भी प्रीमियम मनी इंक्लूड नहीं होगी। दूसरी बात आपको जो इसमें ध्यान रखनी है कि हम शेयर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट करेंगे, उसके साथ साथ हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट करेंगे। ये तब करेंगे इफ प्रीमियम मनी इज नॉट रिसीव्ड। अगर प्रीमियम का पैसा हमें नहीं मिला है बच्चों, तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। अब सर ये कैसे मालूम चलेगा कि हमें प्रीमियम का पैसा रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है? तो आप ये देखेंगे कि प्रीमियम के पैसे कहाँ पर रिसीव होने थे। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन बोलता है कि अलॉटमेंट पे प्रीमियम का पैसा रिसीव होना था। अगर प्रीमियम अलॉटमेंट पे रिसीव होना था और क्वेश्चन कहता है कि अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट हुआ है, मतलब उस शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट नहीं दी है। अगर अलॉटमेंट नहीं दी है तो मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। तो जो प्रीमियम आपको नहीं मिला है इन शेयर्स के ऊपर, वो यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए अगर प्रीमियम अलॉटमेंट पे रिसीव होना था, उस पर्सन ने अलॉटमेंट तो दे दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर उस पर्सन ने अलॉटमेंट दे दी थी तो मतलब प्रीमियम भी रिसीव हो गया होगा। और अगर प्रीमियम रिसीव हो गया है तो फिर आपको ये अकाउंट डेबिट करने की जरूरत नहीं है, राइट सर। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट तभी डेबिट होता है जब प्रीमियम मनी ड्यू तो हुई थी लेकिन कुछ शेयर्स पर प्रीमियम के पैसे नहीं मिले हों, तो ही आपको यहाँ पर उसको क्या करना है सर, डेबिट करना है। अगर प्रीमियम के पैसे मिल चुके हैं तो फिर उसको डेबिट नहीं किया जाता, या ऐसे बोल दें कि प्रीमियम के पैसे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होते। अगर प्रीमियम मिल चुका है तो वो प्रीमियम अकाउंट में ही बैलेंस पड़ा रहेगा। गॉट इट? ओके सर। इसके बाद बेटा क्रेडिट क्या करेंगे? बेटा क्रेडिट वही, क्रेडिट करने के लिए आपके पास लिखना पड़ेगा टू शेयर अलॉटमेंट, या बोल सकते हैं कॉल्स, या इस पर क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन एरियर, डिपेंडिंग ऑन कि आपने पहले कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया है या नहीं किया है। या ये अमाउंट नॉट रिसीव्ड, कितनी अमाउंट रिसीव नहीं हुई है। ठीक है सर। अब नेचुरल है, अगर यहाँ पर प्रीमियम अकाउंट डेबिट हुआ है तो ये अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम होती है, नेचुरल सर। जब प्रीमियम अकाउंट डेबिट ही नहीं हुआ तो ये अमाउंट क्या होगी सर, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम होगी। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि अलॉटमेंट या कॉल कितनी की थी जो आपको नहीं मिली। अगर इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो इंक्लूडिंग प्रीमियम लेना है, अगर प्रीमियम नहीं है तो प्रीमियम नहीं लोगी। तो इतना अमाउंट ड्यू हो चुका था जिसमें से इतना आपको नहीं मिला, बाकी का जो अमाउंट है बेटा वो मिल गया होगा। और जो अमाउंट मिल जाता है उसको हम शेयर फॉरफिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, उसको शेयर फॉरफिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, शेयर फॉरफिचर अकाउंट।
तो ये हो गया आपका अमाउंट रिसीव्ड सो फार। जो अमाउंट आपको रिसीव हो गई है बेटे उसको हम फॉरफिट करेंगे सेम पहले की तरह। मतलब इस पे कम से कम एप्लीकेशन के पैसे तो मिले ही होंगे, तो जो पैसे मिले हैं उसको यहाँ पे फॉरफिट कर देंगे। दूसरी एंट्री क्या होगी बेटा, फॉर रीइश्यू ऑफ शेयर्स। जब शेयर्स को रीइश्यू किया जाएगा, जब शेयर्स को रीइश्यू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, आगे की एंट्री सेम रहेगी, रीइश्यू करने की एंट्री सेम हुई है जो हमने पिछले लेक्चर में सीखी है। इसमें एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड इनटू इश्यू प्राइस पर शेयर, ठीक है सर, मल्टीप्लाइड बाय टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड इनटू पेड अप वैल्यू, ठीक है। शेयर्स की पेड अप वैल्यू कितनी है, ऑफ, ये पेड अप वैल्यू पर शेयर बोल सकते हैं। अगर पेड अप वैल्यू और इशू प्राइस में डिफरेंस है, लाइक 10 रुपए की वैल्यू वाला शेयर 8 रुपए में इशू किया जा रहा है तो 2 रुपए का लॉस हो जाएगा। वो लॉस हम शेयर फॉरफिचर अकाउंट से लेंगे, यहाँ से, तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट, ठीक है सर। ये हो गया अमाउंट नॉट लॉस ऑन रीइश्यू बोलते हैं इसको, लॉस ऑन रीइश्यू। जो रीइश्यू पे लॉस है बेटा वो यहाँ से कवर करेंगे। तीसरी एंट्री बेटा, रीइश्यू करने के बाद फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जो बैलेंस बच जाता है उस बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन शेयर फॉरफिचर अकाउंट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसको हम ट्रांसफर करेंगे। तो इसकी एंट्री होगी बेटा शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है सर। तो ये जनरल एंट्रीज हैं और फिर इस पे हम सैंपल क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसमें प्रो राटा और फॉरफिचर दोनों एक साथ आ जाएगा। लिखिए इसको। ओके बच्चों, आप कभी भी वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको। तो अपने इस पे सीधे क्वेश्चन पे करता हूँ। जी बेटे, एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। कहता है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 each issued at a premium of ₹2 per share for non-payment of allotment money of ₹6 per share and first call money of ₹2 per share। तो एक्स लिमिटेड ने 100 शेयर फॉरफिट किए हैं 10 के, जिसको ₹2 के प्रीमियम पर इशू किया गया है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, जिसपे ₹6 की अलॉटमेंट नहीं मिली है और ₹2 की फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली है। आगे क्वेश्चन में कहता है फाइनल कॉल ऑफ ₹1 पर शेयर इज नॉट येट ड्यू। ₹1 की फाइनल कॉल अभी ड्यू नहीं करी है, ठीक है। ₹10 की नॉमिनल वैल्यू है
उसमें से 1 रुपये अभी हमने ड्यू नहीं किया, फाइनल कॉल ड्यू होने से पहले ही हमने इन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है। आगे क्वेश्चन में कहता है शो जनरल एंट्रीज, शो जनरल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको इन सभी केसेस में जनरल एंट्री क्या करनी है बेटा, बनानी है। तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जो जनरल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, केस 1 कहता है इफ ऑल शेयर्स आर रीइश्यूड एट ₹7 पर शेयर, ठीक है सर, या तो ₹8 पर शेयर, तो लिखिए इन सारे शेयर्स को हमने 8 रुपये पे रीइश्यू कर दिया फुल पेड अप वैल्यू पे। इफ ऑल शेयर्स आर रीइश्यूड एट ₹7 पर शेयर, ₹9 पर शेयर पेड अप, ठीक है सर। 7 रुपये पे इशू किया है और 9 रुपये की पेड अप वैल्यू। आगे कहता है इफ only 60 shares are reissued at ₹9 per share, fully paid up। डी में कहते हैं इफ only 50 shares were reissued, if only 50 shares were reissued, ठीक है, at full paid up value, at full paid up value by allowing maximum discount, by allowing maximum discount on reissue, ठीक है सर। ये इस तरीके से बेटे 4 केस मैंने बना दिए हैं। तो थोड़ा सा पहले आप क्वेश्चन देख लें, पढ़ लें, इसको नोट कर लें और फिर मैं सॉल्व कराऊँ। ठीक है बच्चों, आई गेस आप कभी भी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है बेटा, फर्स्ट केस कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने 100 शेयर फॉरफिट करे। तो पहली एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर क्वेश्चन में बता रखा है कि इक्विटी शेयर्स हैं तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा यहाँ पे लिख देना। 100 शेयर बेटा फॉरफिट करे हैं और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉल्ड अप अमाउंट से। कॉल्ड अप अमाउंट जो कि नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू का हिस्सा होती है, इसका मतलब होता है जितना पैसा ड्यू हो गया आपको वो अमाउंट यहाँ पे लेनी है। तो क्वेश्चन कहता है कि 10 रुपये का शेयर था, 2 रुपये के प्रीमियम पे इशू किया गया है। इसका मतलब 10 रुपये तो नॉमिनल वैल्यू हो गई, 2 रुपये प्रीमियम हो गया और 12 रुपये को इशू प्राइस बोला जाएगा। नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये की है। कह रहा है 6 रुपये की अलॉटमेंट थी, 2 रुपये की फाइनल कॉल थी, 2 रुपये की फर्स्ट कॉल थी और 1 रुपये की फाइनल कॉल है जो भी ड्यू नहीं हुई है। तो 10 रुपये की नॉमिनल वैल्यू में से 1 रुपये की फाइनल कॉल ड्यू नहीं हुई। अगर 10 में से 1 रुपये ड्यू नहीं हुआ है तो बाकी का जो 9 रुपये बचा वो 9 रुपये ड्यू हो गया है। 10 रुपये में से 1 रुपये की फाइनल कॉल अभी ड्यू नहीं हुई है तो बाकी बचा हुआ 9 रुपये, आपको 9 रुपये ड्यू अमाउंट माननी पड़ेगी, 9 रुपये को कॉल्ड अप मानेंगे, है ना। 12 से नहीं देखना है, इशू प्राइस से नहीं देखना है, 10 रुपये की जो नॉमिनल वैल्यू है उससे देखना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 9 से होगी, 100 × 9, तो 900 रुपये यहाँ ऐड कर दिए। दूसरा, प्रीमियम वाले क्वेश्चन में आपको ये देखना होता है
कि हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करें या ना करें, ये चीज़ आपको देखनी होती है। तो इसके लिए क्या करा जाएगा बेटा, इसके लिए आपको ये देखना है कि क्या प्रीमियम के पैसे रिसीव हो गए थे या नहीं रिसीव हुए थे। अगर प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए सर, हमें क्वेश्चन में बोलता है यहाँ पे कि उसने अलॉटमेंट नहीं दी है 6 रुपये की, 6 रुपये की अलॉटमेंट नहीं दी, शेयर 2 रुपये के प्रीमियम पर इशू किया गया था। अगर क्वेश्चन में कुछ बताया ना हो कि प्रीमियम के पैसे कहाँ पर मिलने थे, तो आप जानते हैं कि हम ये मानते हैं कि उसको प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट पे रिसीव होना था। अगर अलॉटमेंट पर आपको 2 रुपये रिसीव होना था, क्योंकि क्वेश्चन में बताया नहीं है प्रीमियम कहाँ पर होगा, हम मानेंगे अलॉटमेंट पे 2 रुपये प्रीमियम मिलना था, लेकिन उसने प्रीमियम पे डिफ़ॉल्ट किया है। अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दी है, उसने क्या करा है सर, अलॉटमेंट पे डिफ़ॉल्ट किया है। अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दी तो मतलब उसने प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। तो क्योंकि हमें प्रीमियम नहीं मिला है तो यहाँ पर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का जो अकाउंट है बेटा वो हमें डेबिट करना पड़ेगा। आप लिख सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और यू कैन सिंपली राइट सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 × 2, तो 200 रुपये आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। ठीक है बेटी, ये सब करने के बाद अब क्या करेंगे सर, कौन कौन से पैसे नहीं मिले। 6 रुपये की अलॉटमेंट नहीं मिली, ठीक है सर, सिंपल 6 रुपये यहाँ पे ले लेने हैं आपको, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, ठीक है सर। तो 100 × 6 600, जिसमें से 200 रुपये का प्रीमियम है, तो वही 200 एक बार डेबिट भी होता है और वही 200 एक बार इसमें भी इंक्लूड है, ठीक है। इस 600 के अंदर 200 रुपये प्रीमियम भी इंक्लूड है। तो क्योंकि अलॉटमेंट यहाँ पे क्रेडिट होगी इंक्लूडिंग प्रीमियम वैल्यू से, क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला है इसलिए यहाँ पर प्रीमियम को डेबिट करना पड़ता है। और बेटा फर्स्ट कॉल लिखिए इसमें, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली, कितनी 100 × 2 200। तो आउट ऑफ दिस 1100 रुपये में से हमें 800 रुपये नहीं मिला है। डेबिट साइड में टोटल 1100 हो चुका है, जिसमें से हमें 800 नहीं मिला है। अगर 800 नहीं मिला है तो अल्टीमेटली सर बैलेंस 300 रुपये हमें मिल गया होगा, और जो अमाउंट मिल जाती है उसको हम फॉरफिट करते हैं। तो 100 × 3, यहाँ पर 300 का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है सर, 300 का अमाउंट हमारे यहाँ पर आ गया। आप चेक भी कर सकते हो कि 10 + 2 12 रुपये का हमारा इशू प्राइस है, जिसमें से 6 और 2 8 और 1 9, तो 12 में से 9 माइनस कर दो, कितने बचे 3 रुपये। तो 3 × 100 करोगे तो वैसे भी आपका 300 रुपये ही आता है ना। कैलकुलेट नहीं, हम ये अमाउंट हमेशा डिफरेंस से निकालेंगे। तो ये बेटा पहली एंट्री हो गई। डिरेक्शन लिख देंगे, बीइंग 100 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, ठीक है सर। 100 शेयर को फॉरफिट कर दिया हमने, क्योंकि उस पर अलॉटमेंट नहीं मिली, क्योंकि उस पर कॉल नहीं मिली। नरेशन के लिए आपको बीइंग लगा के बस आपको लिख दे रहे हैं सर, ठीक है। और जनरल एंट्री का पूरा फॉर्मेट फॉलो करना है, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया है। तो ये सब कर लिया बेटा हमने। इसके बाद फिर क्या करेंगे सर, ये पहली एंट्री हो गई। अब ये पहली एंट्री ना हर केस में सेम होगी सर, ये एंट्री हर केस में सेम होगी, बस आगे की एंट्री आपको चेंज करनी पड़ेगी। फर्स्ट में कहते हैं ऑल शेयर्स आर इशूड एट ₹8 पर शेयर फुली पेड अप। जितने शेयर हमने फॉरफिट किए थे, 100 फॉरफिट किए थे, उन 100 के 100 शेयर्स को हमने 8 रुपये पे इशू कर दिया। तो यहाँ से अगर हम करें तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 100 × 8, ये इशू प्राइस हो गया इसका रीइशू करने पर। क्वेश्चन में कहता है फुल्ली पेड अप वैल्यू फुल है सर। अगर पेड अप वैल्यू फुल होगी तो नीचे टू शेयर कैपिटल, ये जो शेयर कैपिटल है यहाँ पर आ जाएगा 100 × 10, मतलब कि 1000 में से 800 का माइनस कर दो, कितना है यहाँ पर 200, और यहाँ पर हम लिखेंगे सर जो डिफरेंस आएगा ये, ठीक है। 1000 वाले शेयर 800 में रीइशू किए गए हैं, तो 200 का लॉस हो गया। ये 200 का लॉस हम फॉरफिचर अकाउंट से कवर करेंगे। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट 200 रुपये हमने यहाँ से लिख दिए, ठीक है। 100 × 8 इशू प्राइस, 100 × 10 पेड अप वैल्यू, डिफरेंस यहाँ पर आया तो फॉरफिचर से ले लिया। तीसरी एंट्री क्या होती है बेटा, री इशू करने के बाद हम शेयर फॉरफिचर अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा होता है उस बैलेंस को ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो बेटे 300 में से अगर हम 200 माइनस करें तो कितना बचेगा 100,
तो क्या करोगे बेटा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो सर ये 100 रुपये का अमाउंट हमने ट्रांसफर कर दिया है कैपिटल रिजर्व में। कैसे निकाला है, 300 रुपये क्रेडिट थे, 200 रुपये डेबिट माइनस करिए, 100 रुपये यहाँ डाल देंगे। नोट कर लो इसको। जी बच्चों, आई गेस आपने कर लिया है। तो अब हम यहाँ से सेकंड केस में आएंगे, केस नंबर बी की ओर। तो बेटा बी केस में पहले एंट्री सेम होगी। इसमें कहता है सारे शेयर्स को आपने रीइश्यू किया है 7 रुपये के प्राइस पर। तो बेटा यहाँ पे 100 इंटू 7 कर दो, 100 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 700। ठीक है सर। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं 9 रुपीज 9 पर शेयर पेड अप। अब की बार फुल्ली पेड अप नहीं है, पेड अप वैल्यू 9 रुपये की है। तो यहाँ पर 100 इंटू 10 के बजाय 100 इंटू 9 आएगा, तो ये बेटा 900 हो जाएगा। अल्टीमेटली बात हुई कि 900 रुपये की वैल्यू वाला शेयर 700 रुपये में रीइश्यू किया है, तो 200 का लॉस हो गया। ये 200 यहाँ से ले लिया, फिर 300 में से 200 ले लिए, तो 100 बचे, 100 चले जाएंगे कैपिटल में। ठीक है, बस यहाँ 100 इंटू 7 किया, पेड अप वैल्यू 100 इंटू 9 ली है, क्योंकि फुल्ली पेड अप नहीं बोला है, और डिफरेंस हमने यहाँ से निकाल दिया। यहाँ पे 9 पर शेयर पेड अप का ये मतलब है कि अभी हमने फाइनल कॉल नहीं करी है, ड्यू नहीं करी है सभी शेयर्स के ऊपर, और जो ये शेयर प्रॉफिट होने के बाद रेशियो हो गए उनके ऊपर भी। जब कंपनी फाइनल कॉल ड्यू करेगी तो 1 रुपये इनसे भी लिया जाएगा जिनको 100 शेयर्स रेशियो हो गए। ठीक है, तो 9 रुपये पेडअप का ये मतलब हुआ 1 रुपया और बचा है। जब कंपनी कॉल करेगी तब इन नए शेयर होल्डर को वो 1 रुपये भी रेशियो शेयर्स के ऊपर देना पड़ेगा। और जहाँ पर फुल्ली पेडअप होती है, इसका मतलब ये होता है कंपनी कहती है ये शेयर्स खरीद लो, इस पर इतने पैसे दे दो, आगे तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है, हम ये मानेंगे आपकी ओर से सारा पैसा आ गया। तो क्वेश्चन में जितनी पेडअप वैल्यू बोली होगी आपको क्रेडिट उसके हिसाब से करना है। यहाँ पर फुल्ली पेडअप था पहले वाले केस में सर, फर्स्ट वाले केस में फुल्ली पेडअप था इसलिए 100 इंटू 10 लिया था। सेकंड वाले केस में क्योंकि बोला है 9 पेडअप, तो 100 इंटू 9 900 ले लिया हमने। ओके सर, चलिए इसके बाद बेटा तीसरे केस पे आएंगे। अगेन इसको आप कभी भी पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं अब केस सी पे आ रहा हूँ। सी केस में कहता है इफ ओनली 60 शेयर्स आर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। कह रहा है 60 शेयर्स को रीइश्यू किया है 9 रुपए के प्राइस पर फुल पेड अप वैल्यू है। तो यहाँ पर बेटा पार्शियल रीइश्यू ऑफ शेयर हो रहा है, और जैसे कि लास्ट क्लास में बताया था मैंने, जब भी पार्शियल रीइश्यू ऑफ शेयर्स होगा तो आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करनी होती है। आपको पता लगाना होता है कि इन 60 शेयर्स के ऊपर फॉरफिटेड अमाउंट कितना था, उसमें से कितना हमने यूटिलाइज कर लिया है, और जो डिफरेंस बचेगा दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल। चलिए तो पहले क्या करेंगे, 60 शेयर रीइश्यू करें 9 रुपये के प्राइस पे। तो यहाँ पे बेटा 60 इंटू 9 आएगा, दैट इज 540। ठीक है, 60 इंटू 9 इट विल बी 540। फुल पेड अप वैल्यू है तो यहाँ पर आएगा 60 इंटू 10 मतलब कि 600 रुपये के शेयर्स 540 में इशू हो रहे हैं, तो 60 रुपये हमने यहाँ से ले लिए। लेकिन कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर होगी ये निकालने के लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जिसको मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं पहले ऐसे लिखूंगा अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 60 शेयर्स। 100 शेयर्स पे कितना अमाउंट फॉरफिट किया, टोटल 300 रुपये फॉरफिट किया है, लेकिन ये 300 रुपये 100 शेयर्स के ऊपर फॉरफिट करे हैं। अगर 300 रुपये 100 शेयर पे फॉरफिट किए हैं तो इस हिसाब से 60 शेयर्स का फॉरफिट अमाउंट कितना बनता है। तो 300 अमाउंट है 100 का। ठीक है सर, तो ये पर शेयर आ जाएगा, एक शेयर पे 3 रुपये फॉरफिट हुए हैं, एक शेयर पे 3 रुपये, तो 60 पे कितने, तो ये आ जाएगा 180। लेस कर देंगे इसमें से लॉस ऑन री इशू पे कितने का लॉस हुआ है 60, तो ये लेस करने के बाद बैलेंस आ जाएगा जो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में।
120, तो 120 का जो रिजर्व है वो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारा केस सी हो गया है। अगेन इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट केस पे आते हैं। जी बच्चों, आई गेस आपने ये कर लिया है। केस नंबर हम डी पे आ जाएंगे। डी केस में कहता है इफ ओनली 50 शेयर्स वर रीइश्यूड एट फुल पेड अप वैल्यू बाय अलाउइंग मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। 50 शेयर्स को रीइश्यू किया गया बच्चों, ठीक है बेटे। आप कभी भी वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर लास्ट पार्ट नहीं किया है वीडियो पॉज करो, नोट कर लो। 50 शेयर्स हमने रीइश्यू करे हैं और 50 शेयर्स पे हमने मैक्सिमम डिस्काउंट दिया है। अब सर कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है ऑन री इशू ऑफ शेयर्स, या ऐसा बोले कि कंपनी री इशू पर मैक्सिमम कितना लॉस बेयर कर सकती है। ये जो लॉस होता है ये मैक्सिमम कितना होता है, तो मैंने बताया था जितना अमाउंट हम फॉरफिट कर चुके हैं री इशू पर मैक्सिमम उतना लॉस बेयर कर सकते हैं, उतना डिस्काउंट दे सकते हैं। तो हमें बोला गया डिस्काउंट मैक्सिमम देना है, तो कैसे करेंगे। देखो 50 से री इशू हो रहे हैं फुल पेड अप वैल्यू पे बाय अलग मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी जो 50 रुपये हैं, 50 शेयर्स हैं, ये 50 शेयर्स किस रेट पर इशू हो रहे हैं दैट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था। पेड अप वैल्यू की फुल है, तो यहाँ पर 50 × 10 500 रुपये पेड अप वैल्यू है। डिस्काउंट देना है मैक्सिमम। मैक्सिमम डिस्काउंट देने का मतलब क्या है, क्या ये 300 रुपये का डिस्काउंट पूरा दे दूँ। ये 300 रुपये हमने फॉरफिट करे हैं, तो क्या मैक्सिमम 300 का लॉस यहाँ पे दिखा दूँ। नहीं बच्चों, ये 300 रुपये 100 शेयर्स के ऊपर बिलोंग करते हैं। ये 300 रुपये 100 शेयर पे फॉरफिट किए थे, रीइश्यू 50 ही हो रहे हैं, तो पहले 50 के हिस्से का आपको फॉरफिट अमाउंट दिखाना पड़ेगा। तो अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 50 शेयर्स है, 50 शेयर्स पर कितना अमाउंट फॉरफिट किया। तो ये प्यारे बच्चों, ठीक है, ये आपका अमाउंट आ जाएगा 150 रुपये का। अगर 150 रुपये हमने फॉरफिट किए हैं तो कह सकते हैं Hence, maximum discount on reissue of 50 shares। तो हम 50 शेयर्स के री इशू के ऊपर भी 150 रुपये का ही मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो बेटा डिस्काउंट 150 हो जाएगा। अगर 500 की पेड अप वैल्यू में 150 का डिस्काउंट देना है, इसका मतलब कि आप जो ये शेयर्स इशू करोगे ये 350 पे इशू करोगे। अगर सर 350 पे इशू किए, 350 पे इशू करें, तो यहाँ क्या अमाउंट आएगी सर, 7×35 7 रुपये पर इशू किया होगा। ये ऐसे भी समझ सकते हो सर, 300/10 300/100 3 रुपये पर शेयर आपने फॉरफिट करें। अगर आपने पर शेयर पर 3 रुपये फॉरफिट किए हैं, तो आप पर शेयर पर मैक्सिमम 3 रुपये का डिस्काउंट ही दे सकते हो। तो अगर 10 रुपये के शेयर पर 3 रुपये का डिस्काउंट दे दिया जाएगा, इसका मतलब 7 रुपये आपका इशू प्राइस होगा। और वैसे भी आपको मैंने बताया लास्ट लेक्चर में कि हम कभी भी जब पेपर में क्वेश्चन करेंगे तो एंट्री में ये ब्रैकेट में ये कैलकुलेशन नहीं लिखनी है बेटा, आपको सीधे अमाउंट लिखनी होती है। ये इस तरीके से मेंशन करने पे आपके मार्क्स कटेंगे, तो ये नहीं करना। अब बेटा क्या हुआ कि 151 फॉरफिट करी थी, 150 का डिस्काउंट दे दिया, तो कुछ बचा ही नहीं। तो फॉरफिट अकाउंट से कैपिटल रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ 300 फॉरफिट करी थी, 150 हमने यहाँ पर क्या नाम है लॉस बेयर कर लिया, तो 150 बचा है ना, वो 150 आप क्या कर दो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। बेटा नहीं, वो जो 150 बचा हुआ है वो बाकी बचे हुए 50 शेयर्स का, वो बाकी बचे हुए 50 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है। भविष्य में हम उन्हें भी कभी ना कभी री इशू करेंगे। जब कभी उनको री इशू किया जाएगा तब देखेंगे कि री इशू किस प्राइस पे किया गया है, कितना डिस्काउंट दिया गया है, फिर उस 150 में से डिस्काउंट देने के बाद जो बचेगा वो ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। तो जो शेयर्स अभी री इशू नहीं हुए हैं उनके हिस्से का फॉरफिटेड अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। जो शेयर्स अभी री इशू नहीं हुए हैं उनके हिस्से का फॉरफिटेड अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होता, वो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में ही पड़ा रहता है। ओके, तो सर इसमें अब ये एंट्री नहीं होगी, ये लास्ट वाली एंट्री नहीं होगी, क्योंकि
हमने यहाँ पर पूरा डिस्काउंट यूज कर लिया है, पूरा फॉरफिट अमाउंट 50 शेयर्स का यूज कर लिया है, फिर बचा नहीं है तो ट्रांसफर नहीं है। नोट करिए। चलिए बच्चों, आई गेस आपने ये भी कर लिया है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ से फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। ठीक है बेटे, अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ बच्चों कि एक क्वेश्चन कराते हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन कराएंगे जिसमें प्रो राटा और फॉरफीचर दोनों, और जब प्रो राटा और फॉरफीचर दोनों हो तो उस सिचुएशन में हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं और किस तरीके से हम फॉरफिट के अमाउंट निकालेंगे, वो सारा इसमें देख लेते हैं। तो नाउ द टॉपिक इज, ठीक है, प्रो राटा प्लस फॉरफिचर ऑफ शेयर्स। ठीक है बेटे, तो इसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं इसके लिए क्वेश्चन बनाता हूँ। एक क्वेश्चन पहले अपने आप से कराऊंगा और फिर 2 या 3 क्वेश्चन और मैं स्कैनर से उठाऊंगा और उनको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ताकि एग्जाम में इस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन बने वो भी आपको मालूम चल जाए। देखो पहले बच्चों, पहले क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कहता है एक्स लिमिटेड हैज ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 50,000 equity shares of ₹100 each, of 100 each. It issued, इसने इशू क्या बेटा, से 10,000 शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ 5%। इसने 5% के प्रीमियम पर शेयर्स को इशू करा एट प्रीमियम ऑफ 5%, पेबल एज फॉलो। जिसमें अमाउंट इस तरीके से मिलेगी। कहता है एप्लीकेशन 20 रुपये की है बेटा पर शेयर की, समझ जाना। अलॉटमेंट 50 रुपये का है पर शेयर। फर्स्ट कॉल जो है वो से 50, 70, 20 रुपये की होगी बेटे। और आगे क्वेश्चन में कहता है बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, जो बैलेंस है वो फाइनल कॉल पे देना है। ठीक है, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। कहता है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड, applications were received for, हमने 10,000 शेयर इशू करे थे, received for say 13,000 शेयर्स। 13,000 शेयर्स की एप्लीकेशन हमारे पास आ गई है। फिर आगे क्वेश्चन में कहता है एप्लीकेशंस फॉर 1,000 शेयर्स were rejected and balance applications were accepted, balance applications were accepted on pro rata basis। ठीक है सर, कह रहा बाकी जो एप्लीकेशन है उनको हम प्रो राटा बेसिस पे एक्सेप्ट कर दिया। आगे क्वेश्चन में कहता है मिस्टर विकास who was allotted 1,000 shares did not pay
his allotment and when he did not pay first call also then his shares were forfeited. तो मैं क्या करा बेटा, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। उसने पहले अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया विकास ने, फिर उसने फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट किया और फिर हमने क्या करा, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। फाइनल कॉल was made due on remaining shares. ठीक है सर, फाइनल कॉल was made due on remaining shares। क्वेश्चन में कहते हैं कि आपने फाइनल कॉल बाकी शेयर्स पे मंगाई, फाइनल कॉल was made due on remaining shares। ठीक है सर, मिस्टर राहुल who had applied for 300 shares did not pay both calls and his shares were also forfeited हमने उसके शेयर को भी क्या कर दिया बेटा, उसके शेयर्स को भी फॉरफिट कर दिया, राइट। आगे क्वेश्चन में कहता है आपको सर his shares were also forfeited। आगे क्वेश्चन में कहता है later on all shares were reissued, सारे शेयर्स को आपने रीइश्यू कर दिया at rupees 90 per share fully paid। ठीक है सर, हमने सारे शेयर्स को रीइश्यू कर दिया है और क्वेश्चन कहता है कि आपको जनरलाइज करना है। तो आप फटाफट से क्वेश्चन नोट करें, ठीक है, या वीडियो पॉज करके नोट करें, फिर आगे देखते हैं इसमें। ओके बच्चों, तो आई गेस आप कभी भी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा, जब भी क्वेश्चन में लग रहा हो फ्लो डाटा, तो आप पहले एक तो नॉर्मल वर्किंग नोट बनाते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि भाई अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स, उसके बाद इन्हें कितने अलॉट हुए, अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स, और फिर बेटा उसके बाद निकालते हैं हम डिफरेंस। कैटेगरी बनाओगे, 1000 एप्लीकेशन है और बाकी बची हुई रिमेनिंग। टोटल एप्लीकेशन 13000 की आई है हमारे पास, और टोटल हम 10000 शेयर ही अलॉट कर सकते हैं जितने हमने इशू करे। 13000 में से 1000 एप्लीकेशन ऐसी थी जिसको हमने कोई भी शेयर नहीं दिया सर, इन्हें कुछ भी नहीं दिया। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो 1000 - 0 या 1000 आएगा, और जिन्हें कुछ भी नहीं देते, ठीक है बेटा, उसका क्या करते हैं, जिसे कुछ भी नहीं देंगे बेटा यहाँ पर नीचे लिख लो, उसकी पूरी एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी पड़ती है। तो इन 1000 शेयर्स पे जो 20 रुपये की एप्लीकेशन है, 1000 × 20, तो 20000 रुपये की जो एप्लीकेशन मनी है बेटा, ये आपको रिफंड करनी पड़ेगी। ठीक है सर, उसके बाद फिर 13000 में से 1000 माइनस कर देंगे, तो 12000 एप्लीकेशन और बची। क्वेश्चन कह रहा था रिमेनिंग एप्लीकेशन पे हमने लगा लिया प्रोराटा। तो 13000 में से 1000 को तो कुछ भी नहीं दिया, बची 12000 एप्लीकेशन। 10000 शेयर अलॉट हुए थे, इन्हें कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ पूरे 10000 शेयर बचे हुए। अब इन 12000 एप्लीकेशन पे हमने 10000 शेयर अलॉट करे, तो बचा कितना बेटा, बचा आपका यहाँ पर 10000 बेटा, बचा आपका 10000 नहीं बेटा, 10 कैसे बचा, सॉरी माय मिस्टेक। 12000 में से 10 माइनस करेंगे तो 2000 आपका यहाँ पर बचेगा।
ये 2000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है, मतलब जिन लोगों ने 12,000 शेयर मांगे थे उन्हें आपने 10,000 शेयर दी, तो उनकी 2000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी अनयूज्ड बच गई है। वो 2000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी आप आगे अलॉटमेंट पे क्या करोगे, एडजस्ट करोगे, राइट। तो 2000 इंटू बेटा हमेशा एप्लीकेशन से करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई हमेशा एप्लीकेशन मनी से होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 2000 के अगर मैं 20 से इंटू करूँ मेरे बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 40,000 रुपये का, तो ये 20,000 तो रिफंड करेंगे, ठीक है सर। और सर ये 40,000 का क्या करेंगे, इसे करेंगे एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया जाएगा, ओके। बाकी एक वर्किंग नोट बेटा और बनेगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोराटा का क्वेश्चन हो और कोई पर्सन अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट करता हो, तो उस क्वेश्चन में एक स्पेशल वर्किंग आपको और करनी होती है, ये जानने के लिए कि उस पर्सन ने अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं दिए, उसकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने के बाद, राइट। तो जब भी किसी बंदे ने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया हो और क्वेश्चन प्रोराटा का हो, तो इस वर्किंग नोट के अलावा एक वर्किंग नोट और बनता है। तो क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें बात कर रहा है ये मिस्टर विकास की, विकास के बारे में कुछ कहता है, कहाँ से कहता है बेटा, यहाँ से, मिस्टर विकास हु वाज अलॉटेड 1000 शेयर्स डिड नॉट पे हिज अलॉटमेंट एंड व्हेन ही डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल आल्सो। मिस्टर विकास ने अपनी अलॉटमेंट नहीं दी बेटा, मतलब अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट है, और जब उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी तो उसके शेयर्स को हमने क्या करा, फॉरफिट कर दिया। तो उसने 1000 शेयर उसको अलॉट हुए हैं, प्रोराटा पर उसको 1000 शेयर अलॉट हुए हैं। अप्लाई तो उसने ज़्यादा के लिए किया होगा, क्योंकि प्रोराटा में जितना शेयर होल्डर डिमांड करता है, जितना एप्लीकेंट डिमांड करता है, उससे कम शेयर मिलते हैं। तो अगर उसको मिले 1000 शेयर हैं तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, क्योंकि एप्लीकेशन मनी तो अप्लाइड अमाउंट पे दी होगी, वहीं से डिफरेंस निकालेंगे, अमाउंट पे ऑन एप्लीकेशन एंड अमाउंट एक्चुअली यूटिलाइज टुवर्ड्स अलॉटमेंट, उस तरीके से डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेटा मिस्टर विकास की, ठीक है। तो विकास के लिए कुछ ऐसा करेंगे, उसके लिए बोला हुआ है कि अलॉटेड हुए हैं इसको 1000 शेयर्स, अप्लाइड कितना है सर नहीं पता, इसका डिफॉल्ट कहाँ पर है, डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट है, और इसका जो डिफॉल्ट है बेटा वो फर्स्ट कॉल पे है। तो बेटा विकास के लिए कुछ इस तरीके से करेंगे वर्किंग, अगर आपको याद हो अप्लाइड और फिर यहाँ पर अलॉटेड। तो कहाँ लगा है प्रोराटा बेटा, जो प्रोराटा है वो इस रो में लगा है, मतलब 12,000 की एप्लीकेशन पे आपने 10,000 शेयर बांटे। अगर टोटल 12,000 की एप्लीकेशन पे 10,000 शेयर बांटे हैं, तो जिसको 1000 शेयर मिले हैं उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा। तो यहाँ से सर आपको प्रोपोर्शन बनाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 12,000 बाई 10,000 इंटू एक्स बाई 1000। और सर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 1200 आ जाएगी, 1200 शेयर अप्लाई। इसका मतलब विकास ने अप्लाई किया था 1200 शेयर्स के लिए, और उसे मिले कितने बेटा, उसे मिले हैं केवल 1000 शेयर्स। तो 200 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी उसकी एक्सेस बच गई होगी, क्योंकि अलॉटमेंट पे हमने एडजस्ट करी होगी, और फिर बैलेंस अलॉटमेंट मनी उससे मांगा होगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट, जिसको हम अलॉटमेंट पे यूज करेंगे। तो ये कैसे निकालते हैं, इसके लिए लिखते हैं पहले अप्लाइड कितने शेयर्स थे, अलॉटेड कितने शेयर्स थे, और उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम एप्लीकेशन मनी पर शेयर से। तो प्यारे बच्चों अप्लाइड शेयर है इसके 1200, अलॉट हुए हैं 1000, एप्लीकेशन है 20 की, तो यहाँ से 200 इंटू 20 हो जाएगा, तो ये 4000 आ जाएगा, ठीक है सर। अब उसके बाद चेक करेंगे अलॉटमेंट ड्यू ऑन अलॉटेड शेयर्स, उसे जितने शेयर्स अलॉट हुए हैं उस पर कितनी अलॉटमेंट ड्यू होती है। 1000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, 1000 शेयर्स को सर 1000 शेयर्स एक्चुअल में उसको अलॉट हुए थे,
और हमारी अलॉटमेंट 50 रुपये की है। तो 1000 से अगर मैं 50 से इंटू करूँ तो 1000 इंटू 50 तो 50,000 की अलॉटमेंट बनती है, जिसमें से हम लेस करेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो कि 4000 रुपये की थी। इसका मतलब सर बैलेंस 46,000 उसको और पे करना था एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने के बाद, बट क्वेश्चन कह रहा है कि उसने अलॉटमेंट नहीं दी है। इसका मतलब 46,000 का अमाउंट उसने पे नहीं किया है, तो अलॉटमेंट नॉट पेड, अलॉटमेंट मनी नॉट पेड, और यू कैन से कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी नॉट पेड, ये हो गया। और इसी पर्सन ने बेटा, इसी पर्सन ने फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं दी है, फर्स्ट कॉल मनी नॉट पेड। तो इसके 1000 शेयर्स पे, इसके 1000 शेयर्स पे प्यारे बच्चों जो फर्स्ट कॉल की मनी है वो 20 रुपये की बनती है, तो 20 से इंटू कर देंगे 1000 इंटू 20, तो 20,000 रुपये उसने फर्स्ट कॉल की भी नहीं दी है। और बाकी फाइनल कॉल मांगने की तो नौबत ही नहीं आई, इस व्यक्ति से फाइनल कॉल हमने मांगी नहीं है, क्योंकि फाइनल कॉल ड्यू करने से पहले ही हमने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया था, ऐसा हमने क्वेश्चन किया है। तो अगेन आपको याद आया होगा, जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था, कोई भी पर्सन अगर अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट करता है और क्वेश्चन अगर प्रो डाटा का है तो ये वर्किंग पहले आपको करनी होती है। अब एक बंदे की और बात करते हैं, दूसरा बंदा है मिस्टर राहुल। मिस्टर राहुल ने अप्लाई किया था, मिस्टर राहुल ने अप्लाई किया था 300 शेयर्स के लिए और उसने कॉल पे डिफॉल्ट किया है। तो जो पर्सन अलॉटमेंट दे देता है हमें उसके सिर्फ अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स पता होने चाहिए। अगर वो दे रखे हैं तो सही है सर, कुछ स्पेशल वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो अलॉटमेंट तो पे कर रहा है बट उसके आगे कॉल पे डिफॉल्ट कर रहा है और हमें उसके अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, तो हमें उसका अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स निकालना होता है, क्योंकि फॉरफिट तो उतना ही शेयर होगा जितना अलॉट हुआ होगा। तो जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि राहुल को अलॉट कितने हुए तो मैं फॉरफिट कैसे करूँगा। तो राहुल के लिए बस इतना करेंगे कि कितना उसने कितना शेयर उसको अलॉट हुए। तो दूसरा बंदा है मिस्टर राहुल, इसको वर्किंग नोट 3 कर लेते हैं। मिस्टर राहुल के लिए आपको क्या बोलता है कि इसके लिए अप्लाइड है 300 शेयर्स, अप्लाइड है 300 शेयर्स, तो इसके जो अलॉटेड है प्यारे बच्चों वो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो फिर से वही सेम फ्रैक्शन बेटा बना लेंगे। अगेन ऐसे अप्लाइड, फिर यहाँ अलॉटेड। अगर 12,000 पे 10,000 मिले हैं, जिसने 300 मांगे होंगे उसे कितना मिला होगा, अब की बार बाई लगते हैं। इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो 12,000 बाई 10,000 इक्वल टू 300 अपॉन में बाई। यहाँ पर हम करेंगे कैंसिल आउट, और ये 6 और ये 5 यहाँ से और काट देंगे बेटा, तो वो आएगा आपका 6 का कुल मिला के बेटा ये आपका 250 आ जाएगा। 250 शेयर्स अलॉटेड, इसको 250 शेयर अलॉट हो गए थे। ठीक है सर, इसकी भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच गई होगी जो कि अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गई होगी, और बाकी अलॉटमेंट मनी उसने दे दी है। तो अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हुआ, कितना पे किया, हमें वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इस व्यक्ति ने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट नहीं किया है। ये कैलकुलेशन केवल उसी व्यक्ति के लिए करते हैं जिसने सिर्फ अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया होगा। ठीक है, इसके लिए सिंपल क्या लिखोगे, इसके लिए सिंपल लिखोगे इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल मनी नॉट पे। कितने शेयर्स को हुए अलॉट, 250। कितने की फर्स्ट कॉल है बेटा, 20 रुपये की, 250 इंटू 20, तो सर 5,000 रुपये ऐसे नहीं दी। ऐसे ही इसी बंदे ने फाइनल कॉल के पैसे भी नहीं दिए 250 शेयर पर। बेटा फाइनल कॉल है कितनी, फाइनल कॉल है कितनी वो देखना पड़ेगा। 100 रुपये का शेयर 5% के प्रीमियम पे इशू किया गया है, इसका मतलब इशू प्राइस 105 रुपये का हो गया। 105 में से 20, 50 और 20, 90 रुपये तो बेटा आपको बता दिए। तो 105 में से अगर 90 रुपीज़ ये हैं तो बचा बैलेंस कितना, 15 रुपये। 15 रुपये की आपकी फाइनल कॉल है, राइट। 100 रुपये का शेयर 5% के प्रीमियम पे इशू किया गया, तो 100 + 5 105। 105 में से 20 अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल 20, 50, 20 माइनस कर दो, 90 होता है। 105 में से 90 माइनस करने के बाद 15 रुपये बचते हैं,
जो कि फाइनल कॉल पे मांगे होंगे, और 250 की 15 से इंटू कर देंगे, और 250 की 15 से इंप्लाई करने के बाद बेटा कितना आएगा, आई गेस ये आएगा आपका 3750 सर, ये 3750 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले पूरी वर्किंग बनी है बेटा। फिर इसी क्वेश्चन की अभी हम जनरल एंट्री करेंगे। आप फटाफट से इसको नोट कीजिए, ध्यान से समझिए, और फिर जनरल एंट्री वाले हिस्से को करते हैं। चलिए बच्चों, आई गेस आप कभी भी इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो अब क्या करना है सर, अब मुझे जनरल एंट्री बनानी है। जनरल एंट्री के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये वाला हिस्सा मिटा देता हूँ, क्योंकि ये वर्किंग मुझे आगे चाहिए होगी। और मुझे ध्यान रखना है कि मैंने 1000 एप्लीकेशन वापस माइनस करी है, 1000 रुपये मैंने पैसा रिफंड किया है, और 2020 मैंने आगे एडजस्ट किया है। 20 की एप्लीकेशन है, 20-50-20, ठीक है, 20-50-20-15, और शेयर कितने इशू वाले थे, 10,000, एप्लीकेशन आई है 12,000। चलो, तो ये मैंने नंबराइज कर लिया। अब यहाँ से हम जनरल एंट्री करेंगे। 1 मिनट, चलिए सर, तो अब यहाँ से जनरल एंट्री करते हैं। तो इसको 2 भागों में बांट देते हैं ताकि एंट्री पूरी बन जाए हमारी। ठीक है, तो पहली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंट्री करने का लॉजिक फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है हमने। तो 12,000 एप्लीकेशन आई है, 20, तो 12 × 20 कर देंगे तो 2,40,000। अगर एग्जाम में ये लिख के नहीं आना है आपको, आप सीधे रेफरी कैलकुलेट करोगे और अमाउंट वाले कॉलम में अमाउंट आ जाएगी, 240 का अमाउंट आ गया। फिर क्या करोगे बेटा, दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,40,000। ठीक है सर, और 2,40,000 के बेटा हमारे जो शेयर थे ये सब के बाद हमने इसमें से रिफंड किया है। रिफंड किया है हमने 1000 शेयर्स के ऊपर इनको 20,000। कुछ पैसा बेटा हमने आगे एडजस्ट किया है, जिसको लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो 2,000 पे 20 रुपये के हिसाब से 40 हमने आगे एडजस्ट किया है, और उसके बाद जो बचा दैट विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो जितने शेयर आप अलॉट कर रहे हो, आप 10,000 शेयर अलॉट कर रहे हो, तो 10,000 रुपये 20 के हिसाब से ये 2 लाख आपका अमाउंट यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है सर, ओके बेटे। एप्लीकेशन बेटा आई थी 13 की, नॉट 20। एप्लीकेशन 13,000 की आई है, 12 की नहीं आई है। तो ये 2,60,000 से एंट्री मिलेगी। ठीक है, यहाँ 260 आएगा, तो 260 में से 20 रिफंड हुआ, 40 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ, और बाकी 2 लाख यहाँ पर आ गया। ओके, फिर ठीक कर लेंगे सर। ये 13,000 एप्लीकेशन आई है, इसमें से 1000 बाद में हमने करी है सर, इसको हमने क्या जाएगा। ओके, तो सर ये अलॉटमेंट की एंट्री होगी। सॉरी, ये हमने एप्लीकेशन रिसीव हुई, एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब अलॉटमेंट की एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब अलॉटमेंट तो उतने शेयर्स पे ड्यू करेंगे जितने शेयर्स हमने अलॉट करें। एप्लीकेशन की एंट्री तो जितनी एप्लीकेशन मिली है उस पर करते हैं, अलॉटमेंट उस पर होगी जितने शेयर्स एक्चुअल में अलॉट किए गए। 10,000 × 50, तो ये हो गया बेटा 5 लाख से। क्वेश्चन में बोला गया है कि शेयर 5 रुपये के प्रीमियम पे इशू किया गया है, और ये नहीं पता रखा कि प्रीमियम का पैसा कहाँ पर एप्लीकेबल है। तो हम क्या मानते हैं कि प्रीमियम के पैसे अलॉटमेंट पे ही एप्लीकेबल है, राइट। तो हम क्या करेंगे सर, शेयर अलॉटमेंट 50 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम माना जाएगा, जिसमें से सिक्योरिटीज, प्रीमियम, रिजर्व अकाउंट 10 × 5
यहाँ पर हो गया हमारा 50,000 और फिर यहाँ पर सर जो बैलेंस होगा वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा 10,000 इंटू 45 4,50,000। 5 लाख की अलॉटमेंट दी हुई है जिसमें से 50,000 अमाउंट है प्रीमियम का और बाकी का जो 4.5 लाख है वो नॉमिनल अमाउंट है। अब क्या करेंगे बेटा, अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे। तो अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे 5 लाख रुपये आना चाहिए था। 5 लाख में से 40,000 ऑलरेडी एप्लीकेशन पे एक्सेस था जो कि यहाँ यूज करना है, प्लस एंड इसके अलावा प्लस नहीं इसके अलावा 5 लाख में से 40,000 ऑलरेडी आ चुका है। एक बंदे ने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया है और उसने अलॉटमेंट पे अपने हिस्से के 46,000 नहीं दिए, तो 5 लाख में से बेटा ये 46,000 भी माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो 5 लाख में से अगर मैं माइनस करता हूँ 46 को तो 40 40 86 हो गया, तो 4,14,000 की अमाउंट आपकी बच जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये बचेगा हमारा 4,14,000, राइट सर। ये अमाउंट हमारे यहाँ से आ गया। अब ये करने के बाद बेटा, ये करने के बाद प्यारे बच्चों, अब फर्स्ट कॉल क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, क्योंकि अभी फॉरफिट ड्यू हो रहा है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट कॉल थी वो 20 रुपये की थी, तो 10,000 पे 20 के हिसाब से हमने 2 लाख रुपए यहाँ पर फिर ड्यू करें। और जब इसको रिसीव करने की बारी आई प्यारे बच्चों, तो 2 लाख के अमाउंट में से एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो भी थी अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गई है। और फर्स्ट कॉल पे 2 लोगों ने डिफॉल्ट किया, एक तो इसी बंदे ने फर्स्ट कॉल के वीज़ा नहीं दिए और दूसरा पर्सन है उसने 5,000 नहीं दिए। तो फर्स्ट कॉल पे 20,000 नहीं मिला और 5,000 नहीं मिला, तो 2 लाख माइनस 20,000 और माइनस 5,000, तो 2 लाख में से मैं अगर 25 माइनस कर दूंगा बेटा तो 175 की अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है सर। 2 यहाँ पे लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल 175। अगर मैं यहाँ 15,000 का कॉल से एरिया डेबिट कर देता फिर यह पूरा रहता है ना, ऑप्शन होता है, कुछ ना बोला तो हमने नहीं करना, राइट सर। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटे, अब क्वेश्चन बोल रहा था फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल ड्यू करने से पहले हमने फर्स्ट पर्सन के जो मिस्टर विकास था उसके शेयर्स को फॉरफिट कर देना है। तो अभी फाइनल कॉल ड्यू करने से पहले हम क्या करेंगे, विकास के शेयर को फॉरफिट करेंगे। तो शेयर फॉरफिट करने की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाउ मेनी शेयर्स वर अलॉटेड टू विकास को अलॉट हुए 1000 शेयर्स। 1000 शेयर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉल्ड अप अमाउंट से। कॉल्ड अप का मतलब होता है कितना पैसा ड्यू हो चुका है। तो क्योंकि विकास के शेयर हम फाइनल कॉल से पहले फॉरफिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब विकास के शेयर पर फाइनल कॉल ड्यू नहीं हुई थी, केवल एप्लीकेशन ड्यू हुई थी, अलॉटमेंट ड्यू हुई थी, फर्स्ट कॉल ड्यू हुई थी और उसके बाद ही हमने फॉरफिट कर दिया था। फाइनल कॉल ड्यू नहीं हुई है। फाइनल कॉल कितने रुपए की थी बेटा, फाइनल कॉल 15 रुपीज़ की थी, 15 रुपये की। कैसे, 100 रुपये का शेयर 5 रुपये के प्रीमियम पे इशू किया गया था, तो 105 रुपये टोटल वैल्यू हो गई शेयर की, जिसमें से 20 की एप्लीकेशन, 50 के अलॉटमेंट, 20 की फर्स्ट कॉल, 90 रुपये तो ये बनते हैं। अगर 105 में से 90 रुपये बनते हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल के, तो बाकी जो 15 हैं वो फाइनल कॉल के थे। फाइनल कॉल अभी ड्यू नहीं हुई है, तो इस 15 रुपये की फाइनल कॉल को नॉमिनल वैल्यू में से हटा दो। 100 रुपये की नॉमिनल वैल्यू में से अगर 15 रुपये की फाइनल कॉल ड्यू नहीं हुई है, इसका मतलब केवल 85 रुपये ही ड्यू हुआ है, तो कॉल्ड अप अमाउंट 85 हो गई, यहाँ पर मल्टीप्लाई 85 से किया जाएगा। या ऑल्टरनेटिवली आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस पर एप्लीकेशन ड्यू हो गई, अलॉटमेंट ड्यू हो गई, फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई, टोटल 90 रुपये ड्यू हो चुके थे, जिसमें 5 रुपये का इंक्लूडिंग प्रीमियम है। 90 रुपीज़ में 5 रुपये का प्रीमियम भी इंक्लूड है। और मैंने बताया था ये एंट्री हम नॉमिनल वैल्यू पे लेते हैं, मतलब प्रीमियम को हटा के लेते हैं। तो 90 में से मैं अगर 5 रुपये हटा देता हूँ तो 85 रुपये बनते हैं ना, तो यहाँ पर 100 इंटू 1000 इंटू 85 कर देंगे और यहाँ पर 85,000 का अमाउंट आ जाएगा। आ गया सर। ये आने के बाद बेटा, ये आने के बाद अब
क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीमियम वाला है, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि फॉरफिट करते वक्त हम विकास का सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करेंगे या नहीं करेंगे। कैसे मालूम चलेगा? हम ये पता लगाएंगे विकास ने कहाँ डिफ़ॉल्ट किया। विकास ने अलॉटमेंट पे डिफ़ॉल्ट किया है और फर्स्ट कॉल पे डिफ़ॉल्ट किया है। क्योंकि उसने अलॉटमेंट पे डिफ़ॉल्ट किया तो मतलब उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, और अगर उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी है, तो इसका मतलब है कि उसने प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। सिंपल सी बात है। तो क्योंकि विकास का प्रीमियम अमाउंट नहीं आया है, इसलिए विकास के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डेबिट कर रहा हूँ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 5000। अब सर इतना पैसा डेबिट हो गया टोटल, है ना सर? ये अमाउंट आपकी जा रही है डेबिट में, तो ये भी डेबिट में था और ये भी डेबिट हो गया बेटा क्रेडिट में। क्या क्या नहीं मिला इस पर? अलॉटमेंट नहीं मिली। कितने रुपए की सर? 50 रुपये की। तो 1000 इंटू 50 रुपये की अलॉटमेंट मिली। फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल कितने की बेटा? 20 रुपये की। तो 1000 इंटू 20,000, ये नहीं आया। बाकी पैसा उसने दे दिया होगा बेटा। अगर इतने पैसा ड्यू हुआ था जिसमें से इतना नहीं दिया है, तो बाकी रिसीव हो गया होगा, और जो रिसीव होगा वो हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल सकते हैं। ठीक है? तो 85 और 5 को ऐड कर दोगे तो यह आ जाएगा 90,000, और 90,000 में से अगर मैं 70,000 को माइनस करता हूँ बेटा, तो जो डिफरेंस है वो 20,000 रुपये का आ जाएगा। इसका मतलब 20,000 रुपया वो दे चुका है सर। ठीक है? आउट ऑफ 90 में से हमने 70 माइनस किया, तो 20,000 रुपये की अमाउंट हमारे पास यहाँ पर आ गई। ठीक है? तो जो पैसा उसने दे दिया था बेटा, वो हमने यहाँ पर फॉरफिट कर दिया है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो बेटे कि उसने एक बार फिर से देखिए जरा, यहाँ पर 85 क्यों आया? क्योंकि 90 रुपये आपके ड्यू हो गए थे। 20, 50, 20, 5 रुपये प्रीमियम था, 85 आ गया। प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है, वो भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया बेटा? डेबिट यहाँ पर कर दिया है। और उसके अलावा 90,000 इंटू 50, ये आपका 50 रुपये का, ये आपका 50,000 का हो गया। फर्स्ट कॉल भी उसने दी है 1000 इंटू 20 की, आपका 20,000 हो गया है। और उसके बाद शेयर फॉरफिचर अकाउंट का बैलेंस 20,000 रुपये आ गया है। तो 90 में से ये पूरा कर दिया हमने। ठीक है? 85 कैसे आया था एक बार फिर से देख लेते हैं। 85 के लिए मैंने क्या बताया आपको? 20 रुपये की एप्लीकेशन, 50 रुपये की अलॉटमेंट, 50 रुपये की 20 रुपये की फर्स्ट कॉल, टोटल 90 रुपये। 90 में से आपका 5 रुपये क्या बेटा? प्रीमियम है, तो टोटल 85 भी आपको मिला होगा। तो 1000 इंटू 85, राइट सर? 5 रुपये का प्रीमियम जो नहीं मिला वो अलग से मैंने डेबिट कर दिया। तो ये हो गया बेटा आपको कितना? 5000 का। अलॉटमेंट कुल मिला के 50 रुपये की जो उसने नहीं दी है, तो 1000 इंटू 50 50,000 हो गया। फर्स्ट कॉल 1000 इंटू 20 हो गया, 20,000 हो गया। अब जो डिफरेंस आएगा 90,000 में से लेस करने के बाद, तो ये अमाउंट हमारे पास आ गई है, जिसको हमने क्या कर लिया बेटे? जिसको हमने फॉरफिट कर लिया। यहाँ से आगे देखते हैं अब क्या करेंगे सर। इसको फॉरफिट करने के बाद अब आपको बची हुई अमाउंट पर फाइनल कॉल ड्यू करनी है। टोटल मिला के हमने 10,000 शेयर इशू करे थे। 10,000 में से क्योंकि 1000 शेयर पे हम ऑलरेडी फॉरफिचर कर चुके हैं, तो अब जो फाइनल कॉल मांगी जाएगी ना, वो केवल 9,000 शेयर्स के ऊपर मांगी जाएगी। फिर से सुन लो एक बार। 10,000 शेयर इशू करे थे, जिसमें से फर्स्ट कॉल के बाद हम 1000 शेयर को फॉरफिट कर चुके हैं। क्योंकि 1000 शेयर फॉरफिट हो चुके हैं, तो अब क्या करोगे बेटा? अब आप बेसिकली 9,000 शेयर्स के ऊपर फाइनल कॉल को ड्यू करोगे। तो करते हैं बेटे। अगर फाइनल कॉल ड्यू करते हैं बेटा, तो क्या होगा? यहाँ से अमाउंट निकालते हैं। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ये हो गया आपका 1000 इंटू 1000 नहीं बेटा, 9,000 इंटू 15। तो 15 इंटू 9 कर देंगे सर, तो 1,35,000 से आपने फाइनल कॉल यहाँ पे क्या कर देनी है? ड्यू कर देनी है ऑन 9,000 शेयर्स, क्योंकि 1000 शेयर फॉरफिट हो चुकी है। तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये बेटा अगर हम करें तो यहाँ से हमारे पास आएगा फिर 1,00,000
35,000 का अमाउंट। ठीक है बेटे, और उसके बाद क्या करना है हमने, अभी हमने ये कर दिया। फिर इसके बाद क्या होगा, सेकंड कॉल पे और फर्स्ट कॉल पे एक बंदे ने डिफॉल्ट किया, इसको पहले रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 1,35,000 की अमाउंट आनी चाहिए थी। दूसरा बंदा जो था राहुल, राहुल ने उस पर अपने 3750 नहीं दी, फाइनल कॉल पे 3750 का डिफॉल्ट है। तो 1,35,000 में से अगर आप माइनस करोगे इसको तो ये कितना बचेगा बेटा, ये आपका 131250 बचेगा। इतनी की आपको सेकंड कॉल एक्चुअल में मिली है। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल इट इज 131250। राइट सर, 131250 ये अमाउंट हमारे पास आ गई है। अब क्या करना है, सेकंड कॉल के बाद हमने इसके शेयर्स को भी फॉरवर्ड कर देना है। कितने शेयर्स थे इसके, इसने 300 के लिए अप्लाई किया था और उसको बेटा 250 शेयर भी अलॉट हुए थे। तो यहाँ से दोबारा से फॉरवर्ड करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 250 इंटू, क्योंकि इस पर्सन के शेयर फाइनल कॉल के बाद फॉरवर्ड हो रहे हैं तो इसका मतलब कि इसका पूरा अमाउंट ड्यू हो गया था, फुल अमाउंट कॉल्ड अप हो गई थी। तो यहाँ पर फुल वैल्यू लेंगे, 250 की इंटू कर देंगे 100 से, और 250 के 100 से इंटू करने के बाद 25,000। क्योंकि इस पर्सन ने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट नहीं किया तो इसका मतलब है इससे प्रीमियम का पैसा दे दिया होगा। इसका डिफॉल्ट केवल दोनों कॉल पे हुआ है। तो जो पर्सन अलॉटमेंट दे देता है उसने प्रीमियम भी दे दी होगी, इसलिए इसका सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे अब टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है सर, टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये फर्स्ट कॉल ली थी कितनी, 250 इंटू 20 5,000। इसीलिए शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में ली, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 250 इंटू हाउ मच 15 3750, और बाकी पैसा बेटा इसने दे दिया होगा। तो जो दे दिया वो फॉरवर्ड करेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो 25,000 में से आप 5 माइनस करोगे, 20 बचेगा, 20 30 करो 17, तो ये 16,250 रुपये की अमाउंट है। तो हमने इसके शेयर भी फॉरवर्ड कर दिए। इतना नोट करो, अभी और होगा। फिर हमने रेशियो की एंट्री करनी है, इतना लिख लो पहले। राइट बेटे, एक बेटे इस एंट्री में गलती ये भी ठीक कर लो। जो ये विकास था इसने 46,000 नहीं दिया था, नॉट 50,000, है ना। तो ये चीज मेरे दिमाग में अभी गूंज रही थी कि ये यहाँ पर कुछ मुझे अमाउंट लग रही थी गड़बड़। ये अमाउंट 50,000 नहीं है, हमने विकास के जो 1000 शेयर फॉरवर्ड करे हैं उसने 1000 शेयर पर 46,000 का अमाउंट नहीं दिया। तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा ना अलॉटमेंट का, ये 46,000 आएगा। दिस विल बी 46,000। ठीक है, 46,000 उसने नहीं दिया है, और ऑटोमेटिकली यहाँ 46 होने की वजह से यहाँ पर जो अमाउंट बढ़ेगी आपकी वो 24,000 की हो जाएगी। ओके, यहाँ पर आया 46,000 सर, यहाँ पर आया 46,000, और यहाँ पे हमारा अमाउंट यहाँ से आ गया। ओके, अब ठीक कर लीजिए। बाकी ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, एरर हो गया था, वो रेक्टिफाई कर दिया। 46 कैसे आया, क्योंकि विकास ने 50 में से 4,000 रुपये एप्लीकेशन वाले हमने इसके एडजस्ट करी, 46 बच गए थे, तो यहाँ पर 46,000 की अमाउंट आई। प्लीज करेक्टिव, और यहाँ पर नोट करो उसको। चलिए बच्चों, आई गेस अब आपने कर लिया है, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। और अब यहाँ से क्या कर लिया हमने 1000 शेयर इसके फॉरवर्ड करे और हमने 250 शेयर इसके फॉरवर्ड कर लिए बेटा। तो कुल मिला के हमने 1250 शेयर फॉरवर्ड करे, और क्वेश्चन बोल रहा था कि हमने सभी शेयर्स को 90 रुपीज़ के रेट पे क्या कर दिया सर, रीइशू कर दिया। तो अब मैं ये वर्किंग बढ़ा देता हूँ, ये मेरे काम की नहीं है। तो यहाँ से हम रीइशू की एंट्री बनाएंगे, यहाँ से हम रीइशू की एंट्री बनाएंगे। आओ देखो सर,
जी, तो यहाँ से रीइशू करने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 1250 इंटू 90। ठीक है बेटा, कितना अमाउंट आया? तो 9 5 या 45 का 5 है ना, लगा 4, 12 में 108 और 4 112, 1.2500 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फुल पेड वैल्यू है तो 1250 इंटू 100 होगा, तो 1,25,000 के शेयर्स को हमने 1,12,500 पे इशू किया, तो यहाँ 12,500 का डिफरेंस आ गया। ये 12,500 का जो डिफरेंस आएगा वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से लेंगे। ठीक है सर, उसके बाद क्या करोगे बेटा? रीइशू करने के बाद अगली एंट्री, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो बेटा शेयर फॉर फ्यूचर यहाँ 24,000 से डेबिट हुआ है, शेयर फॉर फ्यूचर यहाँ 16,250 से डेबिट हुआ है। ठीक है सर, डेबिट नहीं बेटे क्रेडिट। यहाँ क्रेडिट हुआ है 24,000, यहाँ क्रेडिट हुआ है 16,250। 24,000 में ऐड करो 16,250, तो इट विल एड अप टू 40,250, राइट। 4,250 रुपए का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है, जिसमें से हमने 12,500 यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया है, क्योंकि फुल रीइशू हो रहा है तो डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पर 24,000 प्लस 16,250 और माइनस कर देंगे सर 12,500 जो यहाँ पे लॉस हुआ है। तो अगर मैं 40,250 में से माइनस कर देता हूँ 12,500, तो 0 5 12 में से 5 गया 7, 5 से 2 गया 7, 3 में से गया 2, तो 27,750 रुपये हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व। तो बेटा ये क्वेश्चन है जिसमें प्रो राटा और फॉरफीचर दोनों एक साथ आ गए हैं। अगर सीएमई इंटर के एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 8 नंबर के आसपास का वेटेज मिलता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन भी आपसे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके स्कैनर के 2 या 3 क्वेश्चन हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि उस क्वेश्चन की पिक खींच के आपको मैं भेज देता हूँ, आप लोग खुद सॉल्व करें। ठीक है, उसका क्वेश्चन और आंसर दोनों मैं आपको भेज दूंगा और उसका आप सॉल्यूशन देखें। अगर आपका सॉल्यूशन मैच हो जाता है तो ठीक है, और इन केस अगर दिक्कत होती है बेटा, डाउट होता है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको ऑनलाइन क्लास में उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़े क्वेश्चन हैं, इट विल टेक टाइम। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है और प्रोसीजर यही आपको फॉलो करना है। और अब सर ये चैप्टर लगभग आपका खत्म है। एक टॉपिक और बचा हुआ है, ऑल्दो वो आसान है, वो है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब तक हम जो शेयर इशू कर रहे थे वो कैश में इशू कर रहे थे। कभी कभार ऐसा होता है कि लाइक हमने कोई मशीनरी खरीदी, उसके बदले में शेयर इशू कर दी, या कोई बिजनेस खरीदा, उसके बदले शेयर इशू कर दी। तो वो टॉपिक भी है, उसके ऊपर अब अगला वीडियो बनाएंगे और एक 1.5 से 2 घंटे के वीडियो के अंदर हम उस टॉपिक को भी फिनिश करने की कोशिश करेंगे और फिर फाइनली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।